Alright student, welcome back in your accountancy class and after fourth lesson अब अभी तक हमने बहुत थ्योरी पढ़ ली। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल का टॉपिक है ये, ठीक है। थ्योरी से आप लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो गए होंगे, तो अभी हम थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट कर लें। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट, यानी अकाउंट्स को इक्वेशन की फॉर्म में शो करना। लेकिन इस टॉपिक से पहले हमको बैलेंस शीट के बारे में पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट बेसिकली बैलेंस शीट में किस तरह के आइटम्स हैं जो उसमें प्रेजेंट होते हैं और कैसे इसका मीनिंग क्या है ना। तो बैलेंस शीट जो है ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है और इसका ये टी शेप में है। फर्स्ट कॉलम लायबिलिटीज का एंड सेकंड कॉलम इज असेट्स का, और एक कॉलम होता है इसमें अमाउंट का, दोनों साइड में, राइट। तो लायबिलिटीज में जो आइटम्स है, फर्स्ट है कैपिटल एंड अदर इज क्रेडिटर, बैंक लोन, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एडवांस इनकम, ठीक है। एंड असेट्स में है कैश, बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम। तो इसको हम ऐसे समझें कि बेसिकली जो ये अमाउंट है सारा, ये कहाँ इन्वेस्ट है? असेट्स में इन्वेस्ट है। यानी कि लायबिलिटीज मतलब लायबिलिटीज है जो ये क्लेम कर सकते हैं इन असेट्स के ऊपर, ठीक है। यानी कि बिजनेस का जो ये एक स्टेटमेंट है, ये बिजनेस का स्टेटमेंट ये शो करता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है किसी बिजनेस की, कितना कैश है, बैंक में कितना अमाउंट है, कितने डेटर्स है जिनसे पैसा लेना है, कितने बिल्स है जिनके अगेंस्ट पैसा आना है, स्टॉक में क्या गुड्स अभी अनसोल्ड है, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम, ठीक है। तो असेट्स ये ओवर द पीरियड इसके ऊपर ये क्लेम मतलब ये जो लायबिलिटीज है, ये आउटसाइडर लायबिलिटीज है, ये क्लेम कर सकते हैं इन असेट्स के ऊपर, ठीक है। बेसिकली ये है अपने आउटसाइडर लायबिलिटी और ये है इंटरनल लायबिलिटी, ओके। तो ये है एक बैलेंस शीट का जो फॉर्म है, इसको ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में कैसे शो करते हैं। देखो ये 4 टाइप से हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन को शो करते हैं। अभी मतलब या तो ये या फिर ये या फिर ये एंड देन आफ्टर ये, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें है असेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं इक्विटीज, राइट। तो इक्विटीज यानी टोटल लायबिलिटीज और यू कैन से टोटल क्लेम ऑफ अगेंस्ट असेट्स, टोटल असेट्स, ठीक है। तो टोटल क्लेम इक्विटीज मीन्स टोटल लायबिलिटीज और टोटल क्लेम मीन्स कैपिटल प्लस आउटसाइडर लायबिलिटी। इसे अपन बोलेंगे कैपिटल प्लस, इसको हम बोलते हैं आउटसाइडर लायबिलिटीज, ओके। और सेकेंड इक्वेशन है हमारी, इसको ही फिर थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया इन्होंने, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी कि ये क्या हुआ? टोटल क्लेम हो गया, वही है ना। और इसी को हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? इक्विटीज। तो हम इसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। थर्ड है, अब जब ये 3 एलिमेंट है, अब तीनों में एक दूसरे को इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो अपन कोई भी एक चीज मिसिंग है तो उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ये कहना है कि ये दोनों का जो टोटल है ना ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। यानी जो बैलेंस शीट है ना हमारी, ये बैलेंस शीट ऑलवेज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड इसका जो इक्वेशन है, लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है। असेट्स में से कैपिटल को यदि माइनस कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी? क्या बचेगी? आउटसाइडर लायबिलिटीज बचेगी। फोर्थ इक्वेशन है कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस, मतलब यदि कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी तो हम असेट्स में से ये आउटसाइडर लायबिलिटीज को माइनस कर दें, ठीक है। तो चारों इक्वेशन आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की डिमांड हमको कोई सी भी इक्वेशन से वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक। तो अब बेसिकली जो ये सारी इक्वेशंस हैं, इनका जो जीएस निकल के आया वो ये निकल के आया कि इनके जो 3 ये बेसिकली ये जो 3 क्या है इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो फर्स्ट है असेट्स, सेकंड है लायबिलिटीज एंड थर्ड इज कैपिटल।
ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अकाउंटिंग इक्वेशंस के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं, तो आंसर होगा हमारा असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में शो कर सकते हैं। अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म पे शो करने के लिए हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? लाइक एवरी ट्रांजेक्शंस हैव एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स, कि हम चाहे जो भी ट्रांजेक्शंस हम करेंगे उसके 2 इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो 2 इफेक्ट क्या होंगे? जैसे कि अपन एक ये वाली हम एक इक्वेशन की ले लेते हैं, 2 इफेक्ट होंगे कि यदि वो असेट्स को इफेक्ट डाल रही है मान लो, तो वो इस साइड को भी यानी इक्विटी साइड को भी इफेक्ट डालेगी, या तो वो दोनों साइड में इफेक्ट डालेगी या फिर वो एक साइड में इफेक्ट डालकर एक साइड में ही इफेक्ट उसका सेटल हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो इसके जो रूल्स हैं वो क्या है? फर्स्ट है एवरी ट्रांजेक्शंस हैव एटलीस्ट 2 इफेक्ट, कि हर ट्रांजेक्शंस के 2 इफेक्ट होंगे, यानी कि जो पूरी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है तो उस पर यदि इफेक्ट आएगा तो दोनों साइड इफेक्टेड होंगे, या फिर एक साइड ही प्लस होकर एक साइड माइनस होकर इस इफेक्ट को क्या कर देंगे, वो एक ही जगह सेटल कर देंगे। ठीक है, तो हर ट्रांजेक्शन को हम उसके 2 इफेक्ट उसके फाइंड आउट करेंगे। अभी कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। सेकंड है एवरी एक्सपेंसेस विल डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, यानी जो हमारी कैपिटल है, ठीक है, इसमें सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देंगे और इनकम को अपन क्या कर देंगे, ऐड, यानी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सीधा सीधा कैपिटल में से माइनस, एंड जितनी भी इनकम होगी वो कैपिटल में सीधा सीधा प्लस हो जाएगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट है इक्वेशन शुड ऑलवेज बी मैच्ड आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शंस, और जैसे ही हम एक ट्रांजेक्शंस को कंप्लीट करेंगे तो हम जब उसकी इक्वेशन को चेक करेंगे तो वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, यानी कि ये जो 2 एस्पेक्ट हैं आपके इन दोनों के बीच में मैच होनी चाहिए। असेट्स भी उतनी होगी जितनी ही आपकी ये क्लेम होगा। कहने का मतलब है इन दोनों का क्या होना चाहिए, टोटल इक्वल आना चाहिए। ठीक, अब आपके असेट्स इन हेड्स में भी डिवाइडेड हो सकते हैं, लायबिलिटीज इन हेड्स में भी डिवाइड हो सकती है, तो आप उसका लास्ट में अपन इक्वेशन का जो टोटल निकालेंगे मतलब हर ट्रांजेक्शन के बाद, तो वो क्या आना चाहिए, शुड बी इक्वल। ओके, तो ये इसकी थ्योरी है। पॉज करके इसको आप डिटेल को पूरा अच्छे से नोट कर ले, और कुछ डाउट है तो देन यू हैव टू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके गाइस, तो एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन किया है। इसमें हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम इस इक्वेशन फॉर्म में इसको हम पोस्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्मेट को समझ लें आप। फॉर्मेट है, फर्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर, यहाँ पर हमें ट्रांजेक्शन्स की डिटेल लिखनी है, यानी ट्रांजेक्शन्स हुआ क्या है इन शॉर्ट में, है ना। और यहाँ पर है फर्स्ट कॉलम असेट्स, अब असेट्स और ये लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, फर्स्ट है कैपिटल एंड अदर लायबिलिटीज़। इसमें हमारा जो लायबिलिटीज़ का एक कॉलम हम क्रिएट कर लेते हैं क्रेडिटर का, ठीक है। और असेट्स में कैश, स्टॉक एंड डेटर ये हम क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद कोई असेट्स जनरेट होती है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। तो अब क्वेश्चंस को हम करें, अब ये इस फॉर्म में हम इसको प्रेजेंट करेंगे, और अकॉर्डिंग टू मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब फॉर्मेट कई तरीके के फॉर्मेट होते हैं, तो कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। तो इसका फर्स्ट ट्रांजेक्शन है इसका बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, है ना। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन पर लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड, राइट, विद कैश। तो कैश में कितना अमाउंट आ जाएगा, 2 लाख। जब बिजनेस स्टार्ट करते समय ऑनर जो भी मतलब जो भी कैश इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कैपिटल। इसको कैसे कंसिडर करते हैं अपन कैपिटल, तो यहाँ पर अपन कैपिटल में अमाउंट ले आएंगे 2 लाख। अभी अदर कहीं पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है तो इसको अपन डैश कर देंगे। अब एक ट्रांजेक्शन हो गया, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद एक लाइन ड्रॉ करके आपको उसका टोटल नीचे लेकर आना है, देन ये हो जाएगा 2 लाख, एंड यहाँ पर भी 2 लाख। अभी सेकंड ट्रांजेक्शन अपन चलेंगे। सेकंड ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज 50,000 इन कैश। हमने गुड्स परचेज किया 50,000 कैश में, ओके। तो यहाँ लिखेंगे अपन परचेज गुड्स परचेज 50,000 ओके। सेकेंड ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज इन कैश,
ट्रांजेक्शन को समझेंगे पहले अपन। हमने गुड्स परचेज किया कैश में, तो बिजनेस में क्या आया, गुड्स आया, और हमने क्योंकि कैश में परचेज किया तो कैश हमारे यहाँ से विड्रॉल हुआ बिजनेस से। तो आप देखो इस ट्रांजेक्शन ने दो इफेक्ट डाले कि नहीं डाले। एक तो क्या, गुड्स आया, एज सेकेंड इज कैश हमारा रिड्यूस हो गया। तो कैश यहाँ से माइनस हुआ कितने का, 50,000 का, और गुड्स कितना आया हमारा 50,000। ओके, तो यहाँ पर हम स्टॉक लिखते हैं या फिर गुड्स लिख सकते हैं ना, लेकिन ज़्यादा बेस्ट क्या होगा कि हम इसको स्टॉक लिखेंगे, यानी जो भी हमारे पास गुड्स अनसोल्ड क्वांटिटी में यदि पड़ा है तो उसको हम कैसे कंसिडर करते हैं, एज ए स्टॉक। तो अब हमारे पास जो ये गुड्स आया, परचेज किया हमने, सेल्स करने के पर्पज से परचेज किया है, तो जब तक ये मतलब सेल आउट नहीं होगा तब तक इसको कैसे कंसिडर करेंगे हम, एज ए स्टॉक। तो हमने गुड्स परचेज किया कैश में, तो गुड्स पर यानी कैश हमारा रिड्यूस हो गया बाय 50,000 और स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया बाय 50,000। देखो यहाँ पर दो जगह इफेक्ट आया इसका, और इस इफेक्ट ने एक जगह रेज किया, एक जगह डिडक्ट किया, यानी कि इसका इम्पैक्ट यहीं पर ही सेटल डाउन हो गया, यानी यहाँ पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होगा। तो अब इसको हम लिखेंगे 2 लाख में से 50 गया, 1,50,000 कैश हमारा रिमेनिंग है, एंड 50,000 का हमारे पास गुड्स आ गया, और कैपिटल पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो आप टोटल देखें, टोटल इसका इक्वल है 150 प्लस 50, 2 लाख एंड 2 लाख इन लायबिलिटी साइड। थर्ड इक्वेशन है गुड्स सोल्ड इन कैश, तो इसको लिखेंगे अपन 3 गुड्स सोल्ड। ठीक है, गुड्स सोल्ड हुआ कैश में। अब इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट आया, गुड्स सोल्ड हुआ तो गुड्स गया बिजनेस से बाहर, और आया क्या हमारे पास, कैश आया, तो दो इफेक्ट आ गए। ओके, देन कैश प्लस हो जाएगा हमारा 30,000 से, और गुड्स हमारा गया 30,000 से। ओके, तो इसका भी और कोई इफेक्ट नहीं आएगा, केवल यहीं पर ही इफेक्ट आएगा। और हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको टोटलिंग करके फाइनल अमाउंट को नीचे लेकर आना है, तो ये हो जाएगा 1,80,000 एंड यहाँ हो जाएगा 20,000। टोटल चेक करेंगे 2 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, फिर फोर्थ हमारी जो एंट्री है वो है गुड्स परचेज फ्रॉम राम 30,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। अब यहाँ पर जो ये वर्ड है क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट बेसिस यानी कि अभी हमने जो पढ़ा था लास्ट लेसन में, जब हमने पढ़ा था कि हमारा ट्रांजेक्शन बिजनेस में कैश एंड एक्रूअल बेसिस दोनों पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्रेडिट को भी कंसिडर होगा। क्रेडिट मतलब हमने कैसे खरीदा है, उधार खरीदा है राम से गुड्स। ठीक है, राम से हमने यदि क्रेडिट बेस पे गुड्स परचेज किया है तो बिजनेस में क्या आया, गुड्स आया। फर्स्ट अपन यहाँ ट्रांजेक्शन लिख लेंगे, गुड्स परचेज। ठीक है, राम से परचेज किया तो गुड्स आ गया हमारे पास कितने का, 30,000 का। कैश में इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नो, इसमें कोई भी कैश का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि 30,000 का हमने गुड्स यदि क्रेडिट बेस पे परचेज किया है तो हमें इसे पे करना है ये अमाउंट, तो दिस इज कंसिडर एज अ लायबिलिटी। ओके, देन वी हैव टू रिकॉर्ड इन क्रेडिटर कॉलम। कितना अमाउंट आ जाएगा, 30,000, यानी कि हमारे 30,000 से हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, रेज हो गई। ओके, अब इसको हम, यहाँ पर कोई फैक्ट नहीं है, इसका फाइनल अमाउंट नीचे लेकर आ जाओ। देन 180,000 एंड 50,000 एंड 30,000 एंड 2 लाख। एक बार और चेक कर ले तो कितना हो गया, यहाँ पर 230 एंड यहाँ पर भी कितना हो गया, 230। ओके, तो फिफ्थ हम अपना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। फिफ्थ है गुड्स सोल्ड टू मनोज ऑन क्रेडिट बेसिस। अब यहाँ पर हम जो सेल कर रहे हैं वो भी कैसे कर रहे हैं, क्रेडिट बेस पे। क्रेडिट बेस पे कर रहे हैं तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट अपन लिखेंगे यहाँ पर गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड तो हमारे पास है क्या चला गया, गुड्स चला गया, कितना अमाउंट, 20,000, राइट। कैश में कोई इफेक्ट आएगा क्या इस पर, नहीं आएगा, क्योंकि ये क्रेडिट बेस पे सेल हुआ है और गुड्स हमने क्रेडिट बेस पे सेल किया है, तो हम जो क्रेडिट सेल पे जिसको गुड्स सेल करते हैं वो कैसे कंसिडर होता है, एज अ डेटर। एंड डेटर कहाँ पर आएगा, असेट्स में, क्योंकि इससे पैसा हमें लेना तो है ही, आ तो जाएगा ना, ये पैसा हमारे पास आएगा, हमें पे नहीं करना, पैसा हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये कैसे कंसिडर होगा, एज अ डेटर। तो यहाँ पर 20,000 से डेटर मेरा रेज हो गया, लेकिन यहाँ पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आया।
तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 1,80,000 एंड यहाँ आ जाएगा 30,000 एंड यहाँ पर 20,000. ओके, देन यहाँ 30,000 एंड 2 लाख. 6 ट्रांजेक्शन है हमारा सैलरी पेड. ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंसेस है, ये 12 मंथ का एक्सपेंसेस है, तो ये क्या मतलब कैश में पे हुआ होगा. तो आपको मैंने बताया था जब हमने रूल्स पढ़ा था, तो सारे एक्सपेंसेस किस में से डिडक्ट होंगे, कैपिटल में से. लेकिन क्योंकि ये कैश में पे हुआ है तो मेरा कैश भी तो रिड्यूस हुआ है ना, तो मैं इसको कैश में से भी माइनस करूंगी. कितना अमाउंट, 5,000. ओके, और मैं कहाँ से माइनस करूंगी इसको, कैपिटल में से. समझ रहे हो, ठीक है, समझ गए ना. यानी कैश में मैंने पे किया तो मेरा कैश रिड्यूस हुआ, तो मैंने कैश में से पे कर दिया. और एज वेल एज क्योंकि एक्सपेंसेस है तो मेरी कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा, ये डिडक्ट हो जाएगा. ओके, देन फाइनल अमाउंट लेकर आएंगे अपन नीचे. तो ये हो जाएगा आपका 1,75,000 एंड 30,000 एंड 20,000, 30,000, 1,95,000. लेट्स चेक कर लेते हैं इसको. 2,25,000 और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 2,25,000. ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसका रिकॉर्ड करते हैं अपन. कमीशन रिसीव्ड 6,000. कमीशन आ रहा है तो कैश में ही आया होगा ये, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा बाय 6,000 और कैपिटल भी मेरी इंक्रीज हो जाएगी बाय 6,000, क्योंकि मैंने रूल में पढ़ा है कि जो भी इनकम आएगी वो मेरी कैपिटल में ऐड हो जाएगी. ओके, अब इसका फाइनल अमाउंट ले आते हैं नीचे. 1,81,000, 30,000, 20,000 एंड 30,000, 2,01,000. अब हम देखते हैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में ले लेते हैं, टोटल करके इसका. मेरी इक्वेशन क्या है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. असेट्स में मेरा आ जाएगा, इन तीनों का टोटल अपन ले लेते हैं, तो ये जाएगा 1,81,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 और लायबिलिटीज में आ जाएगा 30,000 प्लस 2,01,000. तो ये हो जाएगा 2,31,000 और यहाँ पर भी आ गया 2,31,000. तो आप देखो ये इक्वेशन मेरी कैसी है, इक्वल है, यानी कि मेरा क्वेश्चन राइट है. तो ये है अपना इक्वेशन के फॉर्म में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना. समझ गए होंगे आई थिंक. अभी कोई डाउट है देन यू हैव टू मेंशन इन कमेंट बॉक्स. बाकी इजी है, कोई इशू नहीं है. नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम थोड़ी सी टिपिकल टर्म्स को लेकर इस क्वेश्चन मतलब इस तरह के ट्रांजैक्शंस को दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे. ओके.